आपका स्वागत है। आज है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम को गवाए टॉप 10 प्रश्न का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और आज है मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है। तो आज है पहला क्वेश्चन में मिलान करने वाला, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ दिया जाता है, या तो मिलान करने के लिए या फिर इसको क्रम में सजाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। यूरोपीय कंपनी और इसका भारत में आगमन वर्ष सजाना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पुर्तगाली कब आया था भारत में, इसका आगमन वर्ष कौन है। तो पुर्तगाली कब आया था, तो 1498 में आया था। और सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो वास्को डी गामा जो कि 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। और बात करते हैं अंग्रेज की कि कब आया था, तो अंग्रेज हो जाएगा 1600 ईस्वी में। उसी तरह डच कब आया, तो डच आया था 1602 में। फिर डेनिश आया 1616 में। फ्रांसीसी आया 1664 में। और स्वीडिश आया 1731 में। तो इसको ध्यान में रखना है, कभी कभी क्रम में सजाने के लिए आपको दे दिया जाता है। बाकी टॉपिक वाइज आपको मैं संडे स्पेशल में ये सब डिटेल में पढ़ा दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखना है। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी युद्ध। कौन सा युद्ध, तो प्लासी युद्ध हुआ था। पूछ लिया जाता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और किसके बीच, तो अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। क्योंकि एक क्या था, मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो मीर जाफ़र, जो क्या किया था, अंग्रेज के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। ये रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से हो गया था। इसीलिए तो मीर जाफ़र को कभी कभी दे दिया जाता है कि क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है। क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है, तो मीर जाफ़र को कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। उसी तरह बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ये सब ऐसा युद्ध है कि इसका डेट याद रखना ज़रूरी है। तो 1764 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो इसमें अंग्रेज के तरफ से था हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो। अंग्रेज को भगाने के लिए इसमें 3 लोग एकजुट हुए थे। तो कौन कौन एकजुट हुए थे ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रुप में कौन कौन थे। तो एक बंगाल का नवाब था, ध्यान रखना है। एक बंगाल का नवाब था, उसमें कौन था, तो उसमें था मीर कासिम। और एक मुग़ल सम्राट था जो था शाह आलम द्वितीय। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा में लिख रहे हैं, आप लोग अच्छा से सुन के भी लिख सकते हैं। और एक और कौन था, एक अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। कौन उदौला, शुजा-उद-दौला। ये तीनों एकजुट होके अंग्रेज को भगाने के लिए साथ में ये युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी जीत किसकी हो गई थी, अंग्रेज़ों की, यानी कि हेक्टर मुनरो जीत गया था इस युद्ध में। बात करते हैं कि गिरिया का युद्ध क्या हुआ था, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखने के लिए कि 1740 में ये हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच में हुआ था, जो उस टाइम बंगाल का नवाब बनना चाहता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अब देखिए, लॉर्ड रिपन से जो भी संबंधित प्रश्न हैं वो आपको बताने का कोशिश करती हूँ। सबसे पहला तो यही हो गया कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को।
फिर पूछ दिया जाता है कि पहली बार नियमित जनगणना किसके शासन में हुई थी, तो इसी के शासन में हुई थी, किसके, लॉर्ड रिपन के। तो ये भी इसमें ध्यान रखना है कि पहली बार नियमित जनगणना जो कि 10 साल पे, प्रत्येक 10 साल पे होती है, तो ही पहली बार नियमित जनगणना इसके समय में हुई थी। और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट इससे बनता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसमें ख़त्म किया गया था। क्या किया गया था, तो ख़त्म किया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ख़त्म किया गया था। कब, तो 1882 में। इसमें भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इसी में हुआ था प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, जो कि 1881 में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसके काल को, यानी कि लॉर्ड रिपन के काल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यानी कि इसका जो शासक का काल था उसको ब्रिटिश काल का क्या कहा गया है, स्वर्ण युग भी कहा गया है। ये पॉइंट में इसमें ध्यान रखना है। और रिपन ने एक कथन भी बोला था कि मेरा मूल्यांकन कार्यों से करना, ना कि शब्दों से। तो यानी कि हम जो काम किए हैं उससे मेरा मूल्यांकन करना, मेरे शब्दों से नहीं। ये लॉर्ड रिपन का ही कथन था। और आगे जैसे ऑप्शन में है लॉर्ड मेयो लिटन, तो सबको एक दिन में बताना पॉसिबल नहीं ना है 10 क्वेश्चन में। तो ये सब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी और फिर कभी ऑप्शन में आएगा तो डिटेल करवाते जाऊंगी कि इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो आज थे लॉर्ड रिपन, तो इसलिए इससे जो भी पॉइंट बना वो बता दिए। इसका कथन याद रखिएगा कि मेरा मूल्यांकन कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। इसको एक और उपाधि प्रदान किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। क्या कहा गया था, भारत का उद्धारक कहा गया था। क्या कहा गया था, भारत का उद्धारक। अब कहा कौन था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इससे इतना पॉइंट बनता था जो मैंने कि आपको बता दिया। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो 1857 का विद्रोह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पूछा है कि कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से थे नाना साहेब। पूछ दिया जाता है कि नाना साहेब का मतलब वास्तविक नाम क्या था, ये भी ध्यान में रखना है, वास्तविक नाम। तो नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, धोथू पंथ, धोथू पंथ, ये ध्यान में रखना है। उसी तरह तात्या टोपे कौन थे, तो नाना साहब का, ये जो नाना साहब विद्रोह के नेतृत्व करता थे तो उस टाइम ये इनके सेनापति थे। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। और इनका भी वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। वास्तविक नाम इनका क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये भी ध्यान में रखना है आपको। बात करते हैं वीर कुंवर सिंह। तो ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सबको ध्यान में होगा कि वीर कुंवर सिंह जी कहाँ से थे, तो बिहार के आरा ज़िले से थे। ये आरा ज़िले से ही क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग किनके द्वारा की गई थी, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग किनके द्वारा हुई थी, यही पूछ रहा है। तो किनके द्वारा हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुई थी। और ये कौन से अधिवेशन में मांग की गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये 1929 के अधिवेशन में, जो कि कहाँ हुई थी, तो लाहौर में। और इसी में हुई थी पूर्ण स्वराज की मांग, तो ध्यान रखना है। बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी। तो कब हुआ था, 1924 में। और कौन सा अधिवेशन, तो बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। और ये कहाँ पड़ता बेलगांव, तो कर्नाटक में। और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे। और ये ध्यान रखना है कि एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब बात आती है तो ये कौन सा अधिवेशन से संबंधित है, तो 1931 का
कराची अधिवेशन से, ये भी कराची अधिवेशन। और इसमें क्या मांग किए थे हाँ इसमें क्या हुआ था कुछ खास, तो मौलिक अधिकार प्रस्ताव क्या हुआ था, पारित हुआ था इसी अधिवेशन में। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अपने हाथों आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे, यह नारा किनका था? तो कुछ इम्पोर्टेंट नारा है, वही सिर्फ मैं बता रही हूँ। तो बाकी तो नॉर्मल वाला सबको याद ही रहता है। हम अपने हाथों आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे, किसका नारा था? तो ये था रानी लक्ष्मीबाई जी का नारा था। उसी तरह मंगल पांडे का फेमस नारा क्या था कि मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। यही ना एकमात्र 1857 में पहले शहीद होने वाले थे मंगल पांडे, और यही बोले थे, नारा दिए थे कि मारो फिरंगी को। उसी तरह नारायण गुरु का भी एक फेमस नारा है, जो इन्होंने क्या कहा था कि सबके लिए एक जाति, सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। नॉर्मली देखिए कुछ कुछ नारा ऐसा फेमस है जो सबको याद होता है, लेकिन ये सब नारा ऐसा है कि किसी को ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं वैसा ही कलेक्शन लाई हूँ। तो नारायण गुरु क्या बोले थे मैंने बता दिया। बात आती है मोहम्मद इकबाल की, तो ये क्या कहे थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा है, तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी दे देगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तब थे MG रानाडे। ये भी ध्यान में रख लेना है कि इनका गुरु का भी नाम पूछ लिया जाता है। देखिए ऑप्शन सी में ये चीज़ है ही मौजूद कि MG रानाडे ही थे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। उसी तरह लियो टॉलस्टॉय क्या थे? तो महात्मा गांधी के जिस तरह राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसी प्रकार पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शक गुरु कौन थे? मार्गदर्शक गुरु तब हो जाता है लियो टॉलस्टॉय। और फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तब कौन हो जाएंगे? रामचंद्र देव जी हो जाएंगे, जो कि जैन गुरु थे, जो कि जैन गुरु थे। तो देखिए यहाँ तो सबको याद रहता है कि राजनीतिक गुरु कौन थे, लेकिन मार्गदर्शक गुरु और आध्यात्मिक गुरु ध्यान नहीं रहता, तो इसको ध्यान में ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। मेरा यही रहता है कि आप लोग के लिए वैसा ही कलेक्शन क्वेश्चन के लाएं कि जिससे आप लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वैसा ही क्वेश्चन एक करके मैं ला रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से समझा पाऊँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ये पहले गृह मंत्री थे हमारे देश के, ये तो पता ही होगा सबको। और अभी इनसे क्या आया था ऊपर में कि 1931 में इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन की। और इनको पूछ लिया जाता है कि सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो कि कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और उसी बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने क्या किया था? इनको सरदार की उपाधि प्रदान किया था। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि उसी में इनको मिला था। और किनके द्वारा करवाया गया था ये? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करवाया गया था, ये भी ध्यान में रखना। उसी तरह क्या बोलता है,
विवेकानंद को कौन सी उपाधि, विवेकानंद का मतलब क्या है, इनको खेतड़ी का राजा, खेतड़ी का राजा जो था, इनको विवेकानंद का उपाधि दिया था, खेतड़ी का राजा। ये भी ध्यान में रखना है कि विवेकानंद उपाधि कौन दिया था, तो खेतड़ी का राजा। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे उल आजम, कायदे उल आजम। और ये कौन इनको बोला था कायदे उल आजम, ध्यान में नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि महात्मा गांधी बोले थे कि सरोजनी नायडू। इसका आप लोग देख लीजिएगा, अभी लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा मिस हो रहा है इसमें, तो आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा कि कायदे उल आजम की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद अली जिन्ना को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब किया था आर्य समाज की स्थापना, इसका ईस्वी भी ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट ईस्वी है जो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बार बार पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है इम्पॉर्टेंट है। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 में। पूछ देगा ईस्वी क्या था, मतलब संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। उसी तरह देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किसकी स्थापना की थी, तो तत्व बोधनी सभा की, तत्व बोधनी सभा की, जो कि 1839 में हुआ था। उसके स्थान राजा राम मोहन राय ने, इनका मेनली दो याद रखिएगा, एक आत्मीय सभा, और जो कि कब हुआ था, तो 1815 में, 1815 में। और एक था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी 1828 में। ये बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं हमारे 10वें और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अनहैप्पी इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है, तो इसके लेखक थे लाला लाजपत राय जी। उसी मतलब पत्रिका जो कुछ इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। तारकनाथ दास का कौन सा पत्रिका था, तो फ्री हिंदुस्तान, कौन हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान। तो पूछ लिया जाता है कि फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के लेखक कौन थे, तो तारकनाथ। उसी तरह इनका था अल हिलाल, अल हिलाल किसका था, अबुल कलाम आज़ाद का। सचिंद्र नाथ सन्याल जी का क्या है, एक सचिंद्र नाथ सन्याल जी का एक फेमस था द रिवोल्यूशनरी, ये भी ध्यान रखना है। तो आज के यही थे टॉप 10 प्रश्न, और यही थे टॉप 10 में कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन जो आपको एक तरफ कलेक्शन करके मैं लाती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सहयोग कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 प्रश्न में नए विषय के साथ। थैंक यू।